हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ब्रेन। आज हम पढ़ने वाले हैं टिफर 2000 फिजिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है टिफर 2018 और 19 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं टिफर 2017 का फिजिक्स सॉल्यूशन। एंड चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? ए एंड बी आर कॉम्यूटेटर। आपके ए और बी कॉम्यूटेटर है कोई, ठीक है। बोल रहे ए और बी कॉम्यूटेटर है, यानी कि ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं। और बोल रहे हैं एंटी कॉम्यूटेटर की बात करें तो प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ ए और बी का कॉम्यूटेटर अगर ज़ीरो है तो आप हमें वैल्यू निकाल के दीजिए ए और बी सी के ब्रैकेट की। ठीक है, तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका सी आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी सी की। ठीक है, अब देखिए बी सी प्रोडक्ट में है तो एक बार आप बी को बाहर ले लो, एक बार आप सी को बाहर ले लो। जैसे ही हमने बी को बाहर लिया हमारे पास आया ए सी, जैसे ही हमने सी को बाहर लिया हमारे पास आया ए बी। अब देखो ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, सॉल्व करना आपको आता है, इसमें क्वेश्चन में भी गिवन है ऑलरेडी। तो हमने इसको जैसे सॉल्व किया ए सी माइनस सी ए और ए बी माइनस बी ए, बी ए सी माइनस बी सी ए, और ये बच जाता है हमारे पास। तो अब हमने ए बी सी को इधर ले लिया क्योंकि यहाँ से बी और बी कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने, और ए सी और सी ए वाली टर्म आ रही थी इसलिए हमने इसको बी को कॉमन ले लिया। जैसे ही हम बी को कॉमन लेते हैं, इसको तो ऐसे ही रखना है हमें। इसके जैसे ही ये टर्म आती है तो ये एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टी है भाई, तो हम लिख सकते हैं ए बी और इसको लिख सकते हैं ए सी। जैसे ही हमने ये लिखा उसके बाद हमें पता है कि गिवन है क्वेश्चन में भाई ए बी का जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो ज़ीरो गिवन है। जैसे ही हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं हमारी वैल्यू आती है माइनस बी ए सी, एंड यही हमारा ऑप्शन में आंसर था, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? आपको एक वेव फॉर्म गिवन है, वेव फॉर्म गिवन है और कह रहा है द फोरियर सीरीज फॉर एक्स टी विच गिव्स द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन। आपको इसकी फोरियर सीरीज बतानी है एक तरह से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन अब हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि ये हमको वेव फॉर्म गिवन है, ठीक है, हमने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए, तो हमने देखा कि ये जो वेव है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, मतलब क्या हुआ? या तो ए एन तो ज़ीरो होगा ही होगा और बी एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो बोल रहे हैं आप फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एक्स टी होता है। ठीक है, एक्स टी ये होता है फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए एन को जैसे ही ज़ीरो किया ये टर्म गायब, बची ये टर्म, एन वन से इन्फिनिटी ले लिया। सो फोरियर सीरीज़ विल बी साइन फॉर्म। फोरियर सीरीज़ हमारा साइन फॉर्म में आएगा। तो जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में था कॉस कॉस कॉस, ओनली साइन नहीं था, उसको आप नेगलेक्ट कर दो। वो थे आपके बी ए और बी ऑप्शन, उनको आप कट कर दो, बचे सी और डी ऑप्शन। अब सी और डी ऑप्शन में से आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए हम क्या करते हैं, बी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए बी एन क्या होगा, 2/t डी से डी प्लस टी एफ टी साइन एन टी डी टी। तो जैसे ही हमने ये लगाया एफ टी की जगह हमने टी रखा, इंटीग्रेशन किया, ये किससे होगा? आइलेट से। आइलेट क्या होता है? देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होता है आइलेट। जैसे ही हमने ये यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया, तो फिर ये आ गया हमारे पास। जैसे ही फिर हमने इसमें लिमिट रखी माइनस t/2 से t/2, कहाँ पे? टी की जगह जैसे ही हमने ये पुट की, यहाँ पे देखो जैसे ही हमने ये लिमिट पुट की हमारे पास ये आ गया। फिर हमने क्या किया, वन पीरियड टी इक्वल्स टू 2 होगा, टी इक्वल्स टू 2 हमने हर जगह पुट किया। जैसे ही पुट किया, अब हमें पता है एज वी नो दैट साइन एन पाई क्या होता है? ज़ीरो। साइन एन पाई ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे साइन एन पाई हमने ज़ीरो रखा, हमारे पास कॉस वाली टर्म बची। जैसे ही बची जो कैंसिल आउट होता है, कैंसिल किया, उसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई 2/n। इससे हमारा मेन कंक्लूज़न निकलेगा कि n जब ओड है तो भाई पॉजिटिव रहेगा, इवन है तो माइनस आया तो भाई इवन तो होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। हमें पता चल गया इस चीज़ के बारे में, बी एन ओड है तो प्लस और बी एन इवन है तो माइनस। अब देखिए बी एन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है कि भाई
ओड है पॉजिटिव, इवन है नेगेटिव, ओड है पॉजिटिव, इवन है नेगेटिव, ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका फोरियर सीरीज़ के लिए एक्सपेंशन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? आ सॉलिड टेट्राहेड्रॉन, एक सॉलिड टेट्राहेड्रॉन है। सॉलिड टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या होता है? सॉलिड विद 4 प्लेन साइड हैज़ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन, उसके फॉलोइंग प्रोजेक्शन है, ठीक है। बोल रहे अगर हम इन 3 फिगर को देखें, लेफ्ट से ऐसा दिखता है, टॉप से ऐसे दिखता है, राइट से ऐसे दिखता है, तो बोल रहा है फ्रंट से कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। थर्ड बहुत ईजी था, फोर्थ देखते हैं। एक ए पर बॉल है, बॉल ऐसे गिरती है, बाउंस अगेन होती है, और बी से ऐसे होकर चली जाती है पाथ, ठीक है, ट्रैवल करके। तो फिर अब हमको निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है कि वो बॉल कैसे कितनी डिस्टेंस से चली, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस तक चली है वो बॉल, ये हमें निकालना है। आंसर देखिए, जैसे कि हम बोल दें कि अगर हम इनका फिगर बनाना चाहें क्लियरली, यहाँ पे हमने ओरिजिन लेते हैं, यहाँ ए लेते हैं या बी लेते हैं, बॉल आई पहले ए पे आई, ठीक है, तो ए से भी कुछ वेलोसिटी से जाएगी, तो माना ए से हमने फेंकी वी वेलोसिटी से, तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके बी पॉइंट पे पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल 45 डिग्री बनाती है, यहाँ पे 45। के बाद देखिए यहाँ पे एच हाइट पे बॉल रखी है, गिवन है ये चीज़ भी हमने। अब हमें क्या निकालना है? आप ये मान लो हमें निकालना है ओ बी डिस्टेंस, निकालना है पूरा ओ बी डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो जो चीज़ हम निकालने हैं, हम क्या करते हैं, ओ ए को एक्स ले लेते हैं, ए बी को भी एक्स ले लेते हैं। बात करें ओ बी की, तो ओ बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम लिखते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एक्स अपॉन एच आ जाएगी फिगर के अकॉर्डिंग। देखो ये एक्स है, ये एच है, एक्स अपॉन एच आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस भाई। और भाई थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री, एक्स अपॉन एच 45 डिग्री की बात करें यानी कि 1, तो आपकी जो हाइट है वो एक्स के बराबर हो गई। आपको यहाँ से क्या समझ आया? ये चीज़ ये इसके इक्वल है। क्या मैं लिख दूँ? ओ ए इक्वल्स टू एच, बिल्कुल भाई लिख सकते हो, ओ ए इक्वल्स टू एच, बिल्कुल। अब देखिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए नाउ फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी भी कुछ कंजर्व होगी। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने का मतलब है ईसी आपकी ए के बराबर होगी। मतलब क्या है? पहले उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसके बाद वाले के काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। अब बोले तो नहीं समझ आया, कैसे नहीं आया? mgh भाई देखो mgh क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। बिफोर ये थी, आफ्टर ये है। बिफोर ये क्यों थी? क्योंकि आपने बॉल पहले फेंकी पॉइंट से v वेलोसिटी से, जब वो बॉल आपकी रखी हुई थी उस टाइम पे तो भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जैसे ही हमने उस बॉल को फेंका v वेलोसिटी से तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो आपको ये चीज़ क्लियर है? उसके बाद देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। v की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखिए इससे हम लिख देंगे एम जी एच इक्वल्स टू में हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, 2 गया इधर जी एच और ये लगा वी का रूट, तो वी की वैल्यू आ गई आपकी √2GH, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू आई तो क्या मैं एक ग्राफ बना सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं हम लिख दें कि v cos x इक्वल टू में ux, ठीक है, और भाई ये हम बना दे स्ट्रेट लाइन, यहाँ एंगल डाले थीटा, इससे इसके अकॉर्डिंग ही बनाया हमने। तो इससे हम वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लिख पाएंगे। ये फ़ायदा हुआ है क्या? ux हम लिख सकते हैं v cos 45 डिग्री, यानी कि v हम निकाल चुके हैं √2GH, और cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2। हमारी वैल्यू आ चुकी है √GH। uy की बात करें y कंपोनेंट में तो क्या होगा? v sin 45 डिग्री यानी कि √2GH, और भाई 1/√2 कैंसिल आउट होके ये भी कितनी आ गई? √GH, ठीक है। आपको y और x कंपोनेंट में वेलोसिटी निकल गई। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? यहाँ तक आपको अगर लेनी है ये चीज़ तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ले लेना। उसके बाद हम इससे आगे चलते हैं।
अब देखो जैसे हमने यहाँ पे यू एक्स और यू वाई निकाल लिया, लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि इफेक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट विल बी ओनली इन वाई डायरेक्शन। भाई आपको जो इफेक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट है वो केवल वाई डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, यानी कि यू एक्स आपको कांस्टेंट लेना है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन है E इक्वल्स टू 1/2, E इक्वल्स टू 1/2। इफेक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 साइन थीटा अपॉन में V1, ठीक है। अब देखो तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ V1 इक्वल्स टू में V2 साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि V2 साइन थीटा की क्या वैल्यू आई, V1 की तो वैल्यू आपको पता ही है, बिल्कुल पता है, क्या थी, √2GH, और भाई यहाँ पे √2GH अपॉन में हम लिख सकते हैं 2, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारी V2 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं भाई, ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं, हमें इनकी वैल्यू चाहिए, किस में चाहिए, देखिए आगे। अब देखिए हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके लिए 4 टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होगा, प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल में पढ़ के आए हो भाई, आप नहीं पढ़ के आए हो तो बुक खोलो और दोबारा पढ़िए। U आपको पता है V2 साइन थीटा है भाई, V1 का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं। इफेक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन x के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। आपके लिए अब ये आ गया, आ चुकी है आपके पास, तो हम बोलेंगे भाई ये आप लिख देना कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन में 0 है। तो भाई y डायरेक्शन में 0 है तो यानी कि हाइट भी 0 हो जाएगी। हाइट 0 होने का मतलब तो भाई ऐसे नहीं मान सकते हम, फॉर्मूले में तो पुट करो भाई। हम लिखेंगे, देखो V2, अब हम V लिख लेते हैं क्योंकि V1 तो है नहीं, तो हम V लिख लेते हैं। तो भाई ये क्या होगा, हाफ GT का स्क्वायर। अब हमारी ये जो वैल्यू है, ये हमने V साइन थीटा की ये रख दी, V साइन थीटा की वैल्यू √GH अपॉन में 2 कैसे आई आपको पता ही है, यहाँ से हमने निकाला था। यहाँ पे V1 की जो वैल्यू हमने UY से लिखी है, क्योंकि UX तो हमारा कांस्टेंट है, Y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, Y इसकी वैल्यू रखी, और ये 2 तो नीचे था ही, तो √GH अपॉन में 2 हमने यहाँ वैल्यू रखी। उसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस में था, इसको इक्वल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, T एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √H अपॉन G, ठीक है। जैसे ही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है क्या हमारा, और जो डिस्टेंस AB है वो क्या है, वेलोसिटी इनटू में टाइम, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारे √GH, UX कंपोनेंट में टाइम ऑफ फ्लाइट √H अपॉन G, यानी कि AB की वैल्यू आ गई H। आपको तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था भाई, आप तो OB की वैल्यू बताइए, हमें OB की वैल्यू चाहिए। OB की वैल्यू चाहिए तो फिगर में देखो भाई, OB क्या है, OA प्लस AB क्या है, OB क्या है आपका, OA प्लस AB, यानी कि H प्लस H, तो ये क्या आ गया 2H। तो हमारी OB की वैल्यू क्या आ गई, OB इक्वल्स टू 2H। ये था आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5th क्वेश्चन में क्या है, ये आपका एक मास है, लटका दिया एक स्प्रिंग से, ये एक 2M, ठीक है, ये भी स्प्रिंग से लटका हुआ है, कि इनके स्प्रिंग कांस्टेंट है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम, फ्रीक्वेंसी बतानी है। बात करें तो ओमेगा बतानी है हमें, ओमेगा इसकी भी अलग आएगी, इसकी भी अलग आएगी, यानी कि ω1 बतानी है, ω2 बतानी है। कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये x1 ये डिस्टेंस नीचे गिर रहा है, ये x2 डिस्टेंस नीचे गिर रहा है, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, हाफ mv²। अब वेलोसिटी यानी कि x1 डॉट का स्क्वायर, x1 डॉट समझ रहे हो ना, x1 डॉट मतलब dx का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगी, 2m x डॉट का स्क्वायर 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी की भी की जाए, हाफ के x1 का स्क्वायर
प्लस हाफ के x2 का स्क्वायर। सही है? ये गलत है। कैसे गलत है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे x2 माइनस x1 टोटल डिस्टेंस लोगे ना भाई, x2 कैसे लिख दोगे? ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या आएगी, हाफ के x1 का स्क्वायर प्लस हाफ के x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2। ठीक है, अच्छा अब हम एक शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं, बड़ा दिमाग से देखिएगा इस चीज़ को। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3m और भाई 2m और 0। ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी को लिख दूं 2k माइनस के और ऑसिलेशन के लिए उसको क्या चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशन हम लिख सकते हैं Vij माइनस ओमेगा स्क्वायर Tij का जो डिटर्मिनेंट आप लोगे वो होगा आपका 0। अच्छा, अब लिखिए Vij माइनस ओमेगा स्क्वायर Tij, Vij ओमेगा स्क्वायर Tij करो तो देखो Vij यहाँ पे 2k है माइनस ओमेगा स्क्वायर Tij यानी कि 3m, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के। हम क्या करते हैं, इधर और इधर डायगोनल में ही माइनस करेंगे, क्योंकि भाई 0 इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो अपना माइनस क्या आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2k माइनस 3m ओमेगा का स्क्वायर इंटू में k माइनस 2m इंटू में k माइनस 2m ओमेगा का स्क्वायर माइनस में k का स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। देख लो ये आ गया डिटर्मिनेंट। उसके बाद सॉल्व कीजिए इसको, 2k स्क्वायर माइनस 4k ओमेगा स्क्वायर माइनस 3k m ओमेगा स्क्वायर प्लस में 6m ओमेगा की पावर 4 k का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाती है। जैसे ही इक्वेशन आती है इसको फिर फर्दर सॉल्व कीजिए। फर्दर हमने इसको और एक्सप्लेन किया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्या ओमेगा की टर्म में इक्वेशन दिख रही है? दिख रही है। फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में पढ़ के आए हो, रूट बी स्क्वायर। जैसे ही हम यहाँ रखते हैं बी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7m के प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 49m स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 24m स्क्वायर के का स्क्वायर अपॉन में 12 2a आएगा यहाँ पे 12m स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जब वैल्यू आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 12m के, भाई नहीं दो वैल्यूज़ आएगी प्लस और माइनस के लिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। 7m के आएगा प्लस माइनस 49 25 आएगा 25m स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में 12m स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12m के अपॉन में 12m स्क्वायर, यानी कि ओमेगा 1 हमारे पास क्या आएगा रूट m तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर नीचे तो के ये आएगा। ओमेगा 2 की बात करें, ओमेगा 2 अब यहाँ पे देखिए ओमेगा 2 यहाँ पे क्या आएगा रूट k अपॉन 6m। ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों चीज़ें हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5th। आपको निकालनी थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी लिखी, पोटेंशियल एनर्जी लिखी, मैट्रिक्स फॉर्म किया, डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वेशन आई, इक्वेशन में हमने वैल्यू निकाली ओमेगा 1 की और ओमेगा 2 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, ये आपका 2 सिलेंडर है। ठीक है, आउटर सिलेंडर जो है वो ग्राउंडेड है। ठीक है, इनर सिलेंडर इंसुलेटेड है। आपको बोल रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है इन दोनों के बीच में हाइट h/2 से। आपको फोर्स ऑफ लाइन का फिगर बताना है। आंसर आएगा बी। कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन ये रहा,
बोल रहा है आउटर सिलेंडर कंडक्टर इट बिहेव एज अ टू नॉन कंडक्टिंग शेल के जैसे बिहेव करेगा, यानी कि कैपेसिटर के जैसा पोटेंशियल होगा। इसका आउटर पोटेंशियल ये होगा। हमने यहाँ पे रखा, अगर हमने मान लिया यहाँ पे चार्ज एक पे यहाँ पे Q फिर माइनस Q फिर Q, तो उस हिसाब से हमने पोटेंशियल हमारा ज़ीरो चार्ज ज़ीरो, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और भाई सिंपल सी बात है, जब आउटर सिलेंडर आपका कंडक्टर है और अंदर वाला इंसुलेटेड है, तो अंदर तो इंसुलेटेड है भाई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, बस आउटर इस वाले सिलेंडर में होगी। इस तरीके से फोर्स ऑफ लाइन आप दिखा सकते हो। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक कॉमन मॉडल है। क्या है? एक कॉमन मॉडल है किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए H एटम है, यानी कि आपका H एटम है, इसके अंदर एक कॉमन हमने मॉडल लिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। हैज़ अ पॉइंट लाइक प्रोटोन ऑफ चार्ज, इसके अंदर मान लिया हमने यहाँ पे पॉइंट लाइक प्रोटोन है जिसका चार्ज है Q0 एट सेंटर, सेंटर पे ही है। एंड एन इलेक्ट्रॉन, और भाई एक इलेक्ट्रॉन है मान लिया, विथ स्टैटिक चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन की इसकी हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी गिवन है, ये है जो कि e⁻² R/A, ठीक है, ओके। उसके बाद A हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सिस्टम का, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट R=A, ठीक है। A हमारा कांस्टेंट था भाई, हमने कोई भी डिस्टेंस ले लिया R=A पे, यानी कि हमें पता है भाई E.ds क्लास 12 में पढ़ के आए हो, क्या होता है, यही होता है। E.ds क्या होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सिस्टम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा? ds 4πa² हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद 1/ε0, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो Q0/πa³, ऐसे कैसे इंटीग्रेशन किया आपको पता होना चाहिए भाई, रो डीटो होता है ये, ठीक है भाई। Q/डीटो को हम लिख सकते हैं रो, तो हमने इसको मल्टीप्लाई लिख दिया Q की वैल्यू। अब जो रो की वैल्यू गिवन है आप वो लिखो। उसके बाद डीटो की वैल्यू क्या हो जाएगी? R² sin थीटा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में dr d फाई, ई की पावर भी कुछ गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। इतना क्लियरली समझ आया। उसके बाद हमें करना है इंटीग्रेशन, जो चीज़ कॉमन आती है आप कॉमन निकाल लीजिए। ये चीज़ तो भाई कॉमन आएगी, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ों को अंदर रहने देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -Q0/4π, क्या था A³ 4π नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे ε0 आएगा, ठीक है, ε0। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 से A, देखो लिमिट लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिमिट हम लगाएंगे तो R और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से। साइन की बात करेंगे 0 से पाई, ठीक है, और d∅ की बात करेंगे 0 से 2π। तो रखिए इंटीग्रेशन में लिमिट्स, देखिए हम रखते हैं 0 से A R² e⁻²R/A इंटू में dr, फिर हमारी होगी साइन की लिमिट साइन थीटा d थीटा 0 से 2π डी। बाद देखिए जैसे हमने अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास इतना आ गया। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू में -Q0/ε0πa³, ठीक है। यहाँ पे देखो R² e⁻²R/A, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा -a/2। भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एंगल का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -a/2, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आइलेट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन हो जाएगा 2r e⁻²R/A और भाई -a/2 इंटू में dr, ठीक है। और भाई हाँ, इन दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4π आ जाएगा, ठीक है, साइन का और इसका 4π आ जाएगा। उसके बाद इतना हमारे लगा, इसमें मेन तो ये चलता है भाई, आइलेट लगेगा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ठीक है।
फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद देखिए इतना क्लियर है। अब आप क्या करो, 4 पाई से 4 पाई क्लियर हो रहा है, और ठीक है। उसके बाद देखिए तो हम लिख देंगे ई ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस क्यू नोट अपॉन में पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r अपॉन में ए माइनस ए बाई 2 प्लस इधर चलते हैं 2, फिर इसका फर्दर और इंटीग्रेशन करेंगे हम इस वाली टर्म का, तो हमारे पास देखिए ये आएगा माइनस ए बाई 2, फिर होगा माइनस ऑफ इसका ये हो जाएगा 2r अपॉन ए माइनस ए बाई 2, और फिर दोबारा इसका हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ई अपॉन में ए का स्क्वायर इक्वल्स 2 में यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो बचता है देखिए अब लिखेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू नोट अपॉन में पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नोट, ठीक है, माइनस ए बाई 2 आर स्क्वायर ई के पावर माइनस 2r अपॉन ए हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ई की पावर माइनस 2r बाई ए, उसके बाद माइनस ए क्यूब अपॉन में 4, इसका इंटीग्रेशन करोगे तब आपको यही मिलेगा। उसके बाद 0 से ए हमने लिमिट लगा दी, ठीक है। जैसे ही हमने ये लिमिट लगाई उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई है ए क्यूब एप्सिलॉन नोट माइनस ए क्यूब बाई 2 ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए क्यूब बाई 2 ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए माइनस ए क्यूब बाई 4 ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए और भाई प्लस ए क्यूब अपॉन 4। जैसे ही हमारे यहाँ तक सॉल्व हो गया उसके बाद हम इसमें लिमिट लगाते हैं जो हमारी थी 0 से ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम जैसे ही लिमिट लगाएंगे हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस क्यू अपॉन में पाई ए की पावर 5 एप्सिलॉन नोट माइनस 1 अपॉन 2 ई का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी यही हो जाएगा, फिर ये भी यही हो जाएगा, प्लस में 1/4, ठीक है। फिर इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो तो आएगा, कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे, कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा 1/4। तो ई की यहाँ पे 2 वैल्यू आई, ठीक, पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, ये माइनस की आएगी तो आपको माइनस की नहीं लेनी, ये वाली लेनी है। देखो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे माइनस की वैल्यू आई थी वो हमने इसीलिए नहीं ली क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रखा है ना कि नेगेटिव को। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी इसलिए हमने ये कर दिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर शीट है वो इसके अपने एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप है, ये रोटेट कर रहा है। उसके बाद इसके मैग्नेटिक फील्ड इतनी अप्लाई की है हमने और ये चेंज हो रही है टाइम के साथ इस रेट में, ठीक है। तो बोल रहे हैं आपको कितने टॉर्क की ज़रूरत है कि ये स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो वो टॉर्क की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए कैसे निकालें। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि फोर्स इनटू में आर। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या ये होता है ILB, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बिल्कुल होता है भाई, पढ़ के आए हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इतना आपको पता चल गया तो क्या हम I को लिख सकते हैं। तो देखिए I की वैल्यू क्या होती है E/R, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये तो आपको पता होगा, I EMF क्या होता है, फ्लक्स का चेंज माइनस dϕ/dt। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, Q.V/B होता है, यानी कि dQ V/B।
फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट, ये सारा डाटा लिख रहे हैं, अभी यूज़ में आएगा, देखना सारा, ठीक है। क्या मैं इस टी क्यू की जगह लैम्डा डी एल लिख सकते हैं भाई। तो देखिए एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बी क्रॉस बी बाई क्यू डी क्यू बाय डी एल को आप लैम्डा लिख सकते हैं, इसीलिए हमने डी क्यू की जगह ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे इतना हमारा फोर्स आ गया। उसके बाद फाई क्या होता है, बी ए कॉस फाई वाई कैप में, देख लो इस डायरेक्शन से, ठीक है। फ्लक्स हमारा ये आ गया, तो यानी कि फोर्स इक्वल्स टू में डी एल लैम्डा वी को हमने अंदर लिखा, और ये क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है। तो देखो E इक्वल्स टू में माइनस डी बाई डी टी फ्लक्स बी ए कॉस फाई वाई कैप, ठीक है, इतना आया। उसके बाद देखिए अब फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी एल आई क्रॉस में बी, ठीक है, आई क्रॉस में बी। तो भाई हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो ईएमएफ की वापस हम सॉल्व करते हैं। ईएमएफ को हम लिख सकते हैं ए कॉस फाई डी बी बाई डी टी इंटू में वाई कैप, और डी बी बाई डी टी हमको क्वेश्चन में गिवन है के इक्वल, ठीक है। उसके बाद ई एम एफ यहाँ आ गया, यानी कि ई एम एफ हम लिख सकते हैं माइनस के इंटू में ए कॉस फाई वाई कैप, और यहाँ पे जो ए है ये L1 और L2 एरिया लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि तो ई एम एफ आएगा माइनस के L1, ई एम एफ आएगा माइनस के L1 L2 इंटू में कॉस फाई वाई कैप। आई क्या होता है, ई अपॉन में, तो ऐसे यहाँ पे आपका ई एम एफ अपॉन में आर आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है हमारे पास, आई एल पी, मतलब फोर्स हमारा जो होता है वो होता है आई एल क्रॉस में बी, वेक्टर है दोनों। अब देखिए इतना इजीली समझ आया होगा। इसके बाद हम इसको रब कर रहे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी समझ लेना। यहाँ तक हो गया सभी का क्लियर। इसके बाद देखो अब फोर्स के बाद आगे देखो, अब यहाँ पे L इंटू बी की वैल्यू रखने से पहले हम टॉर्क एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहाँ से वैल्यू इजी होकर रखना। देखो क्योंकि हमें पता है जो टॉर्क होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर को परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई साइन फाइव वाई कैप क्रॉस फोर्स आई L1 बी माइनस एक्स कैप, ठीक है। उसके बाद इसको हमने लिखा माइनस आई L1 L2 बी साइन फाइव वाई क्रॉस एक्स कैप इंटू में आई L1 बी माइनस एक्स कैप। भाई इजी है, क्लियर है। उसके बाद माइनस आई L1 L2 बी साइन, ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ आंसर काफ़ी लेंथी है, और समझाएंगे तभी तो समझ आएगा इतना, वरना ऑप्शन तो करेक्ट है, आपको पता ही है ये। अब देखो यहाँ से फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई टॉर्क, ठीक है। यहाँ से फोर्स की वैल्यू ये होती है, इससे हमने पहले टॉर्क की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली अब आपको समझ आएगा। देखिए इसलिए निकाली क्योंकि जो फोर्स होता है यहाँ पे L इंटू क्रॉस था B, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LZ Z कैप क्रॉस में B वाई कैप, ठीक है। जैसे ही हमने लिखा आई L1 V माइनस एक्स कैप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्लस। उसके बाद हम लिखेंगे इस टॉर्क को ही, देखिए, और माइनस के L1 L2 का स्क्वायर बी कॉस फाई साइन फाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इंटू में के कैप अपॉन में आर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो आएगा माइनस के बी L1 L2 का स्क्वायर अपॉन में 2 आर इंटू में साइन 2 फाई के कैप, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, क्लियर है।
ये आपका टॉर्क निकल के आया है इस फॉर्मूले से, ऐसे ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू इजीली आ गई। तो इतना टॉर्क आपको चाहिए इसको रोकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये फिगर है, ये क्या है, वन डायमेंशनल एसिमेट्रिक डबल पोटेंशियल Vx और S के बीच में ग्राफ दे दिया। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सी। कैसे आया, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे डेप्थ भी इंक्रीज़ होगी, और जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे आपकी डेप्थ भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक वेव फंक्शन आपको गिवन है, और ये जो साइन nx है ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड एनर्जी एज एन फंक्शन है गिवन हैमिल्टन। इसका आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको साइन जो गिवन है वो लिखते हैं, उसके बाद देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती, क्या आप सभी को पता होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन dx हमारा 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन x होगा, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√7 की पावर 0। उसके बाद भाई इसको हमने खोल लिया और कुछ नहीं किया, n था ना, इसको ऐसे ऐसे हमने खोल लिया। ठीक है, जैसे इसको हमने खोला, क्या हम स्टार लिख सकते हैं इसी तरह, n 1/√7 0। ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो दैट इज़ 5 को अगर हम 5 से कराते हैं तो 0 आता है, 5 1 0। ठीक है, ये मतलब है। अब देखो यानी कि कुछ नहीं है भाई, ये है होल सोल, और भी क्लोजली इसको देख लो। इसका मतलब है डेल एन एम डिराक, तो आप पढ़ के आए हो, 10 डेल एन एम इक्वल्स टू में डेल एन एम एन इक्वल्स टू एम एन नॉट इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी मेन मोटिव पे। हमें ये चीज़ चाहिए नॉर्मलाइज्ड कंडीशन के लिए, यानी कि n² 1/√7 की पावर 0। और भाई ये लो इनर प्रोडक्ट, प्लस में इसी तरह 1 का आ जाएगा, फिर 2 का आ जाएगा। जब आप उनको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या हमारे पास यही आएगा, सीरीज़ बनी मिलेगी हमें, सीरीज़ बनी मिलेगी। यानी कि हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे ही सम का फॉर्मूला लगाया तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो आएगी 7/6। तो n² की वैल्यू आएगी 6/7। 6/7 का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू आ गई है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू निकालनी थी। n की वैल्यू क्या आई है, √6/7। यही आपका फाइनली आंसर था। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना था, ये तो देखो समझाने के लिए बताया ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आपको क्या करना था, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लगानी थी। जैसे ही आपने इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इस चीज़ की एक सीरीज़ बन गई, 1 1 दिस 1 दिस 1। सीरीज़ का सम का फॉर्मूला लगाया, सम का फॉर्मूला लगा के √6/7 इसका। एंड गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और तब तक के लिए बाय बाय।